हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एलएलबी और बीएलएलबी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके पहले मैंने क्लास फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, आज हम उसी के आगे डिस्कस करेंगे। और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की अगर आपको अदर वीडियोस चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप इनके सभी के वीडियोस देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और एविडेंस जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं ऑब्जेक्टिव, तो आप वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। पीडीएफ के लिए तो आपको पता ही है कि मैंने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसमें अभी तक के मेरे जितने भी वीडियोस रहे हैं उन सभी की पीडीएफ मैंने उसी वेबसाइट में अपलोड करी हुई है। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहां से क्लिक करके जा सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अच्छी अपनी प्रिपरेशन बना सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसके पहले जो 10 क्वेश्चन है वो मैंने क्लास फर्स्ट में करा दिए हैं। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा उसको। तो क्वेश्चन क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के संबंध में प्रचलित सिद्धांत है। आपने शायद ये पढ़ा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय क्या है, इस संबंध में काफ़ी सिद्धांत प्रचलित हैं। तो वही आपके इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन कौन से सिद्धांत इसके संबंध में हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका यथार्थवादी सिद्धांत, कल्पित सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है। और अगर नहीं याद आता है तो मैं आपको चलिए बता देती हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, यानी उपरोक्त सभी। आपका जो यथार्थवादी सिद्धांत है ये इसको रियलिस्ट थियरी कहते हैं। इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय केवल और केवल राज्य है, ये राज्य को सपोर्ट करते हैं। इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय सिर्फ और सिर्फ राज्य है। लेकिन कल्पित सिद्धांत जिसको फिक्शनल थ्योरी कहते हैं, तो इनका मानना है कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो विषय है वो केवल और केवल व्यक्ति है, क्योंकि राज्य एक कल्पना मात्र है। और लेकिन जो क्रियात्मक सिद्धांत है ये दोनों सिद्धांत को नहीं मानते हैं। क्रियात्मक सिद्धांत का कहना है कि अब अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय में परिवर्तन हो गया, अब राज्य और व्यक्ति ही नहीं है अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय, बल्कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समूह भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और भी कई तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है। अभी मैंने आपको बताया है, अब आप लोग थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए कि यथार्थवादी जो सिद्धांत है इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि का क्या विषय है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कल्पित सिद्धांत यानी फिक्शनल थियरी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय अभी मैंने आपको बताया। वीडियो को पॉज करिए, एक बार थोड़ा सा सोचिए और इसका आंसर दीजिए, क्योंकि मैं बता दूंगी आप सुन लोगे, इससे आपको इतना याद नहीं होगा। जब आप खुद से दिमाग लगाओगे, सोचोगे, दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर दो और सोचो कि कल्पित सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय क्या है। तो आई होप आपको याद आ गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल और केवल व्यक्ति। ऐसे भी याद कर सकते हो, कल्पित सिद्धांत यानी ये कहते हैं कि कैसे कल्पना याद कर सकते हो। कल्पित यानी कल्पना, ये कहते हैं कि राज्य जो है सिर्फ एक कल्पना मात्र है। देखा जाए तो वास्तव में विधि जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों पर लागू होती है। तो इस तरह से याद कर सकते हो। कल्पित सिद्धांत का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय केवल और केवल व्यक्ति है, लेकिन यथार्थवादी कहते हैं नहीं, वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय जो है वो केवल और केवल राज्य है। और क्रियात्मक का तो आप समझ ही गए हो, जब 2 क्लियर हो जाएंगे तो लास्ट वाला क्लियर हो जाएगा। क्रियात्मक में आपका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संगठन भी आ जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा इसका, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित हैं ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार से संबंध में 2 सिद्धांत प्रचलित हैं, एक प्राकृतिकवादी और एक सार्थकवादी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि जो प्राकृतिकवादी सिद्धांत है इनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वो प्राकृतिक नियमों पर आधारित होती है। जैसे नेचुरल लॉ जो होते हैं वो प्राकृतिक नियम सभी पर लागू होते हैं, समान सभी पर, ठीक है। लेकिन जो सार्थकवादी सिद्धांत का मानना है कि नहीं, इनका कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है इसका आधार जो होता है वो सहमति होता है, यानी ये सभी राज्य जो हैं इनकी सहमति पर आधारित होंगे। जो राज्य सहमत नहीं होगा या सहमति नहीं देगा, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है उन पर लागू नहीं होगा।
तो ऐसे याद कर सकते हो कि प्राकृतिकवादी सिद्धांत का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि प्राकृतिक नियमों पर आधारित होती है, लेकिन सार्थकवादी सिद्धांत का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों की परस्पर सहमति पर आधारित होता है। ये दो इसके संबंध में सिद्धांत प्रचलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन प्राकृतिकवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो अब आपको बताना है कि इनमें कौन नहीं है प्राकृतिकवादी सिद्धांत का समर्थक। तो इसमें जो ग्रोसियस हैं ये भी आपके प्राकृतिकवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। वॉटेल अगर बात करें तो ये भी आपके हैं। प्यूफेनडार्फ भी प्राकृतिकवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। लेकिन जो आपका डी है, लेकिन जो एंजिलोटी हैं ये प्राकृतिकवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं, ये सार्थकवादी सिद्धांत के समर्थक है जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ बहुत ध्यान से इनको समझिएगा, और जो भी मैंने सिद्धांत बताए हैं आप उनको बुक से या जहाँ से भी ये पढ़ रहे हो इन सिद्धांतों को भी एक बार थोड़ा सा और पढ़ लेना। कोई पॉइंट अगर आपको छूट गया होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेना जिससे अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विनयाभिसमय के किस अनुच्छेद के अनुसार संधि एक करार है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपने संबंध स्थापित करते हैं या स्थापित करने की चेष्टा रखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ आपको दो तीन चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि ये जो डेफिनेशन दी गई है ये संधि की डेफिनेशन है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो संधि की डेफिनेशन है ये विनयाभिसमय के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो ये आपको बताना है। और ये जो विनयाभिसमय है ये 1969 का है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 1969 का विनयाभिसमय है और इसके किस अनुच्छेद में डेफिनेशन दी गई है, तो ये अनुच्छेद 2 में ये डेफिनेशन दी गई है संधि की। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ये सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब इसकी संधि की डेफिनेशन अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि डेफिनेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो जो संधि होती है ये क्या है, एक करार है। क्या है, एक करार है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपने संबंध या तो स्थापित करते हैं और या फिर स्थापित करने की चेष्टा रखते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, संधि बोला जाता है। संधि जो है ये बाध्यकारी प्रभाव रखती है, सभी राज्यों पर बाध्यकारी होती है जितने भी राज्य इस संधि में शामिल होते हैं। एक मैक्सिम है इससे रिलेटेड, पैक्टा sunt servanda एक मैक्सिम है जिसके कारण ये जो संधि होती है ये बाध्यकारी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के मध्य संबंध से संबंधित सिद्धांत है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ के बीच में जो रिलेशन है इनसे रिलेटेड कुछ सिद्धांत है, कुछ थियरीज हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें कौन कौन सा सिद्धांत जो है इनसे संबंधित है। तो पहला आपका है द्वैतात्मक सिद्धांत, ठीक है, जिसे ड्यूअलिस्ट थ्योरी भी बोलते हैं। रूपांतर का सिद्धांत ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, और आपका है प्रत्यायोजन का सिद्धांत यानी डेलीगेशन थ्योरी। ये तीनों आपके अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के संबंध से संबंधित हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी तीनों आपके अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के मध्य संबंध से संबंधित हैं। ओके, इसके अलावा 2 और हैं, एक अद्वैतात्मक सिद्धांत है और एक आपका विशिष्ट ग्राह्यता का सिद्धांत है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध से संबंधित हैं। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो 18 नंबर है। इसमें ये कह रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो 3 आपको सिद्धांत दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें कौन सा सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि को एक मानता है, यानी उनका मानना है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक है द्वैतात्मक सिद्धांत और एक है आपका रूपांतर का सिद्धांत, अद्वैतात्मक सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, यानी अद्वैतात्मक सिद्धांत। अब यहाँ आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी होगी, जितने भी सिद्धांत हैं आपको ये समझना होगा कि हर सिद्धांत की मान्यता क्या है, ये सिद्धांत का क्या क्या इनकी थ्योरी है वो आपको अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे अद्वैतात्मक सिद्धांत के लिए यहाँ पे पूछ लिया गया कि ये जो अद्वैतात्मक सिद्धांत है इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन वहीं द्वैतात्मक सिद्धांत की अगर बात करें तो इनका मानना है कि दोनों अलग अलग हैं, राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि दोनों भिन्न हैं, अलग अलग हैं। रूपांतर का सिद्धांत का मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो राष्ट्रीय विधि में सीधा लागू नहीं की जा सकती है, उनमें कुछ परिवर्तन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर है। निम्नलिखित में से रूपांतर सिद्धांत यानी ट्रांसफॉर्मेशन थियरी के प्रतिपादक कौन है, इनमें कौन
ट्रांसफॉर्मेशन थियरी के प्रतिपादक हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी स्टार्क इसके प्रतिपादक है रूपांतर सिद्धांत के। केल्सन की अगर बात करें, केल्सन और जो राइट हैं ये आपके अद्वैतात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ओपेनहाइम जो है द्वैतात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, इसी के साथ आप बाकी सिद्धांत के भी प्रतिपादक और उन सिद्धांत की मान्यताएं अच्छे से पढ़ लेना। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका है 20 नंबर कि किस सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, ये किस सिद्धांत का मानना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका द्वैतात्मक सिद्धांत है, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। जो भी मैंने इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, जो भी मैंने सिद्धांत थियरीज बताई हैं, इन थियरीज को आप बुक से या नोट्स से जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम कहीं से भी बन सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हम कितने कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा 100-200 कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर थियरीज आपको क्लियर होंगी तो आप कहीं से भी क्वेश्चन उसी से बना दिया जाए आप उसको कर लोगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा।